राम राम दोस्तों, सुबह सीधा सुबह के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक पहाड़ी इलाके के नगर की। पहाड़ी इलाके में एक नगर था और उस नगर में राजा और रानी और उनकी एक पुत्री थी। और राजा रानी जो है वो उस पुत्री के भाग्य को जानने के लिए अपने राजपुरोहित को बुलाते हैं और उसके भाग्य के बारे में पूछते हैं। राजपुरोहित बोलते हैं कि ये कन्या बहुत भाग्यशाली है और बहुत मतलब बहुत ही अच्छी है, बहुत भाग्य की धनी है। तो और वो सत्य भी था, क्योंकि वो कन्या जब बड़ी होने लगती है तो वो जब मुंह खोलती है तो हीरे मोती बरसते हैं, और जब वो चलती है तो मानो कि बहुत सारे कीमती जवाहरात जो हैं वो झड़ते हैं। तो इससे समझ में आता है कि वास्तव में वो कन्या जो है बहुत भाग्यशाली और लक्ष्मी रहती है। ऐसा वो चलता रहता है, ऐसे चलते चलते वो लड़की बड़ी हो जाती है। उसका 16वां जन्मदिन जब आता है तो राजा और रानी जो है खुश होते हैं और उस राजकुमारी के लिए एक सोने का चप्पल बना के देते हैं। अब वो सोने का चप्पल वो राजकुमारी बहुत प्यार से उसको रखती है और उसको पहनती है, मतलब बहुत खुश होती है। और वो जो राजकुमारी है उसके कारण राजा जो है वो बहुत ज़्यादा धनी हो जाता है और वो राज्य बहुत बड़ा और बहुत धनी राज्य हो जाता है। क्योंकि वो कन्या जब मुँह खोलती है तो मोती बरसते हैं, जब वो चलती है तो हीरे जवाहरात बरसते हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके पास बहुत सारा धन हो जाता है और बहुत धनी राज्य हो जाता है। अब वो जब सोने की चप्पल पहन के और वो जो है वो अपने सेवकाओं के साथ पहाड़ी पर चलकर्मी करती है। ऐसा करते-करते उसके पैर फिसल जाता है, तो वो जो है वो पहाड़ी से थोड़ा नीचे ढलान की ओर वो चप्पल गिर जाता है। अब गिर जाता है तो वो उसको उसके सेवकाओं ढूँढते हैं, लेकिन वो चप्पल नहीं मिलता है। अब नहीं मिलता है तो आके और वो सेविका लोग जो हैं वो राजकुमारी से बोलते हैं कि चप्पल नहीं मिल रहा है। अब वो राजकुमारी राजभवन आती है वापस और राजा साहब से बोलती है कि मेरा चप्पल गुम गया है और उसे ढूँढवाइए। अब राजा साहब जो हैं वो सब जगह खबर करते हैं कि मेरी पुत्री का चप्पल जो ढूँढ के लाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। अब ये खबर सब चारों तरफ फैल जाता है। सब लोग ढूँढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाता है। अब नहीं मिल पाता है, कुछ दिन बाद क्या होता है कि धरती मतलब समतल राज्य एक रहता है, उस समतल राज्य का राजकुमार जो है वो पहाड़ी पर मतलब सैर करने आता है और उस सैर करने के दौरान उसको वो चप्पल मिल जाता है। अब वो जब वो चप्पल मिल जाता है, अच्छा, और उस राजकुमारी का एक चीज़ और रहता है, उस राजकुमारी का मतलब वो राजकुमारी जो है वो पैदाइशी एक सोने का हार पहने रहती है। अब वो सोने के हार के बारे में मतलब पूछते हैं राजा और रानी उस राज पुरोहित से। तो राजपुरोहित बोलते हैं कि देखिए, ये सोने का हार जो है ये इस कन्या का जीवन है। आप लोग इस कन्या से ज़्यादा इसके हार का देखभाल करना। इस कन्या का जान जो है इस हार में बसता है, इसलिए इस हार को कभी इसके शरीर से अलग मत करना। तो राजा रानी उस लड़की के साथ साथ उसके हार का गले के हार का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अब वो राजा को जब सोने का वो चप्पल मिलता है तो वो अपनी माँ के पास लेके जाता है और बताता है। तो उस राजकुमार की माँ बोलती है कि बेटा, ये पहाड़ी इलाके के जो राजा हैं उनकी पुत्री का है, तो तुम वहाँ जाओ और वहाँ ये चप्पल वापस करना, और जब राजा कुछ इनाम देने की बात कहे तो तुम इनाम में उनकी कन्या को ही मांग लेना। तो वो राजकुमार आता है राजा के पास और चप्पल देता है। तो राजा बोलते हैं कि आप क्या चाहते हो? मैं आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ, आप जो कहो। तो राजकुमार बोलता है, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, आप क्या देंगे? हाथी, घोड़ा, धन दौलत ये सब मेरे पास है, मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो आप अपनी कन्या का हाथ मुझे दे दीजिए, मैं आपकी पुत्री से शादी करना चाहता हूँ। अब वो लड़की जो है वो राजकुमार को देख ही रहती है और लड़की हाँ बोल देती है। तो उन दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह हो जाता है और वो लड़का जो है, राजकुमार जो है, वो राजकुमारी को लेके अपने घर जाता है। अब वहाँ क्या होता है कि वहाँ राजकुमार का पहले से शादी हुआ रहता है। अब वो उसकी एक पत्नी पहले से रहती है। अब जब ये लेके जाता है तो ये बहुत खूबसूरत रहती है और धनाढ्य राज्य की रहती है।
तो धन दौलत भी बहुत मिला रहता है। और वो जो पहले उसकी पत्नी रहती है ना, वो ज़्यादा सुंदर नहीं रहती और गरीब राज्य से आए रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा वो नहीं रहती है। अब इसके जाने के बाद जो राजकुमार है वो और वो राजकुमार के माता-पिता सब इस राजकुमारी को ज़्यादा मानने लगते हैं। अब एक बार क्या होता है कि वो राजकुमार को कहीं दूसरे राज्य जाना पड़ जाता है किसी काम से। तो जब वो दूसरे राज्य चला जाता है किसी काम से, तो उसकी जो पहली वाली पत्नी रहती है ना, वो ये उम, नई रानी, मतलब नई रानी का नाम रहता है सुधा। तो सुधा के पास आती है और बोलती है कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारे पिताजी भी बहुत पैसे वाले हैं और तुम मतलब राजा को, राजकुमार को तुम बड़े प्रिय हो। हम दोनों जो हैं वो तो बहनें जैसे हैं। तो वो सुधा जो है वो सीधी-सादी रहती है, उसको कुछ ऐसा कुछ लगता नहीं है। तो वो उसको बोलती है, हाँ, हम दोनों बहनें जैसे हैं, हम दोनों एक-दूसरे के साथ हर समय मिलते रहेंगे। तो वो जो पहली वाली बोलती है, हाँ, मैं तुम्हारे पास हमेशा आया करूँगी, तुम भी मेरे पास आया करना। ऐसा बातचीत दोनों में होता है। अब ये जो है वो सुधा जो है वो उत्सुकता में अपना सब चीज़ दिखाने लगती है, गहना-जेवर सब चीज़ दिखाती है जो अपने पिता के घर से लेके जा रहती है। और उसके बाद वो ये सब देखते-देखते वो जो पहली वाली रानी रहती है वो उसके गले में हार देखती है, तो बोलती है, ये तुम अपने गले में जो हार पहनी हो इसको तुम हमेशा पहने रहती हो, इसको उतारती ही नहीं हो। तो बोल देती है कि नहीं, मैं इसको नहीं उतारती, ये मेरा जीवन है, ये मेरे जीवन का मतलब इसी से मेरा ज़िंदगी है, इसलिए मैं इसको नहीं उतार सकती। अब ये बात सुनने के बाद वो जो पहली वाली रानी है, वो तो बहुत खुश हो जाती है और उसके मन में अब ये चलने लगता है कि मैं किसी तरह इसका हार निकलवा लूँ। मैं तो नहीं निकाल पाऊँगी, लेकिन मैं निकलवाऊँगी कैसे, ये सब सोचती रहती है। अब वो सब कुछ हो जाता है और वो अपने भवन में चली जाती है और ये अपने भवन में। अब वो जब अपने भवन में जाती है तो अपनी एक विश्वसनीय सेविका को बुलाती है और उससे बोलती है कि तुम किसी भी तरह से उस रानी का, जो नई रानी आई है, तो उसके गले का हार निकाल के और खुद पहन लेना। अब वो सेविका जो है वो समय देखती है और ये रानी सोई रहती है, उसके गले से हार को निकालती है और अपना पहन लेती है। जैसे ही वो उस गले के हार को निकालती है, वो रानी जो है वो निर्जीव हो जाती है और वो गले का हार वो सेविका पहन लेती है। अब ये निर्जीव हो जाती है, अब ये राजकुमार तो रहता नहीं है और राजा रानी जो है, राजकुमार के माता-पिता बहुत चिंतित होते हैं। अब वो घर में रख नहीं सकते, तो एक राजमहल के बाहर एक मंडप बनाते हैं, उस मंडप में उसको रख देते हैं। अब उसमें रख के और उसका देख-रेख के लिए लोगों को लगा देते हैं, सेवक को। अब जब राजकुमार आता है वापस तो ये सब देखता है, सुनता है, तो वो तो मतलब चकित रह जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है। अब ऐसा होता है कि वो बहुत विलाप करने लगता है, मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकता, ऐसा-वैसा जो भी है बोलने लगता है और वो ना खाना खाता है, ना पानी पीता है, कुछ नहीं। अब उसके माता-पिता को और राज्य के सभी लोगों को चिंता हो जाता है कि ये राजकुमार को क्या हो गया, अब ये जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, ये ना खाता है, ना पीता है। ऐसे बहुत चिंता करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उसके माता-पिता भी। अब ये राजकुमार जो है वो वहाँ वही मंडप के पास बैठे रहता है, लेकिन वहाँ से आने का नाम नहीं लेता। तो राजकुमार के माता-पिता बहुत ज़िद करके उसको घर लेके आते हैं। अब महल में लेके आते हैं, महल में आ तो जाता है लेकिन उसका दिमाग उस मंडप में ही रहता है। अब वो दूसरे दिन क्या होता है कि देखता है, जब वहाँ जाता है उम, मंडप के पास, तो भोर में जाता है, देखता है कि वो मंडप से थोड़ा दूर में एक बावली था और उस बावली तक के हीरे मोती जवाहरात बिखरे हुए हैं। तो उसको ताज्जुब लगता है कि ये सब कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ। अब वो फिर दूसरे दिन वो रात को वहाँ पहुँच जाता है। जब वो रात को पहुँचता है मंडप में, तो देखता है कि मतलब वहाँ बैठ के सोचते रहता है कुछ-कुछ, तो देखता है कि एक स्त्री जो है वो मंडप से उस बावली की तरफ जा रही है, क्योंकि वो जब रात को वो सेविका गले से उतार देती थी वो हार को, तो राजकुमारी जो है उसके प्राण आ जाता था और वो जाके उस बावली में पानी पीती थी। और जब वो सेविका सुबह फिर वो हार को पहन लेती थी, तो इसके प्राण फिर चले जाते थे और ये निर्जीव होके पड़ जाती थी। तो जब रात को सेविका वो अपने गले से निकाल दी, तो ये इसको प्यास लगा, तो ये बावली में जाने लगी। तो वो राजकुमार देखा कि कोई जा रहा है, तो
उसको लगा कि ये कौन है? फिर भी ये वो सोचा कि आवाज़ लगा के देखता हूँ, तो ये आवाज़ लगा के देखा, सुधा बोला, तो वो पलट के बोली, हाँ, मैं। तो वो सोचा कि मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, तो बोली कि नहीं, आप सपना नहीं देख रहे हो, मैं सच में जीवित हूँ। मेरा जीवनहार किसी ने चुरा लिया है, इसलिए मेरा ये हाल है, ऐसे करके बताती है सब कुछ बात। तो वो राजकुमार बोलता है, रात भर वहाँ उसके पास रहता है और बोलता है कि कल तुमको मैं अब तुम्हारा जीवनहार ला के अवश्य दूँगा। और भोर होते ही राजकुमार वहाँ से राजभवन की ओर चल देता है। राजभवन में जाता है और सुबह होते ही सब पूरे राज्य के सेवक-सेविकाओं को दरबार में हाजिर होने के लिए बोलता है। अब सारे सेवक-सेविका दरबार में हाजिर होते हैं। हाजिर होते हैं तो जब वो सबकी तरफ नज़र घुमाता है, तो वो जो सेविका है उसके गले में हार देखता है। अब वो सब माजरा समझ जाता है। अब उस हार को देखता है तो उसको बुलाता है राजा राजा के सामने और पूछा जाता है, तो उसको जब बोला जाता है कि इसको कारागार में डाल दो, तो वो सेविका सब बात बता देती है कि मेरे को जो रानी है, पहली वाली रानी, वो मेरे को इस ऐसे-ऐसे बोली, तो मैं इसको चुरा ली। अब वो राजकुमार जो है, वो उस सेविका को और अपनी पहली वाली रानी को क कारागार में डाल देता है और उस जीवनहार राजकुमारी के जीवनहार को ले जाके और राजकुमारी को पहना दिया जाता है। राजकुमारी जीवित हो जाती है, सजीव हो जाती है और ये जो पहले वाली राजकुमार की पत्नी रहती है वो और उसकी विश्वसनीय सेविका, वो दोनों को कारागार में डाल दिया जाता है और उसके बाद राजकुमार और वो राजकुमारी और वो उस राजकुमार के बूढ़े माता-पिता, सब ये चारों राज़ी खुशी राजभवन में रहने लगते हैं। दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राम राम दोस्तों।